अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हुकूमत और PTI अरकान आज एक मरतबा फिर से टेबल पर बैठने जा रहे हैं। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटीज का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI मुतालबा उठाएगी, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की दस्तयाबी न होने के खदशात पर वक्त तब्दील किया गया। सियासी मसाइल का हल ढूंढने के लिए बातचीत के दरवाजे फिर खुल रहे हैं। सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत दरमियानी राह निकालने की कोशिश होगी। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और PTI मेंबरान मिल बैठेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। बैठक में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI बानी और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात की अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का आज अहम रोज़ है। पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी हमने देखा कि बाकायदा तौर पर दोनों आमने सामने आए। आज बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का अहम आगाज़ होने जा रहा है, क्या बता सकते हैं? जी, मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और इस्लामाबाद के सर्द मौसम में आज हुकूमत और PTI में गर्म मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात का अगर तरतीब के एतबार से देखा जाए तो ये दूसरा दौर है, लेकिन असूली तौर पे देखा जाए तो ये पहला दौर है, क्योंकि दोनों तरफ ये कहती रही हैं कि जो पहला मुज़ाकराती दौर हुआ था वो बुनियादी तौर पे एक तरह से तारफ़ी और इब्तदाई दौर था, जिसमें सिर्फ ये तय किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला जो मुज़ाकराती दौर होगा उसमें अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी तौर पर पेश करेगी। फिर उसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उस पर गौर करेगी। स्पीकर अयाज सादिक जो है इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो है कमेटी रूम 5 जिसे कहा जाता है, उसमें ये मुज़ाकरात हुए थे। इन कैमरा ये मुज़ाकरात थे और इन मुज़ाकरात के बाद जो तय हुआ था वो आज PTI ने अपने मुतालबात देने हैं इस कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर। 3 बजे ये मुज़ाकरात होंगे। आज के मुज़ाकरात की ख़ास बात ये होगी कि पिछला जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए थे, सेनेटर हामिद खान शरीक नहीं हुए थे, सलमान अकरम राजा जो है वो भी रास्ते में मोटरवे पे धुंध की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। तो इस तरह से आज इन तीनों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वज़ीर आला KP के भी, हामिद खान भी और सलमान अकरम राजा भी मौजूद होंगे और दूसरी तरफ से भी तकरीबन जो उनका एक रुकन शार था वो भी मौजूद होगा। तो आज असूली तौर पे तमाम अरकान हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी मौजूद होंगे और मुज़ाकरात जो हैं उनका आज अंदाज़ा लग जाएगा कि अब इन्होंने किस समत में आगे बढ़ना है। लेकिन अब तक दोनों तरफ से होप जो है वो हाई है और कहा यह जा रहा है कि हम इस कमरे में अपने जितने मुतालबात हैं, जो मुज़ाकरात हैं, इस कमरे में हम हल करेंगे। और मुज़ाकरात का दौर। अली शेर, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। बात करेंगे फ़हद चौधरी, हमें ज्वाइन करें। फ़हद, अहम इजलास होने जा रहा है, मुल्क के बड़े बैठ रहे हैं, बताइएगा क्या कुछ सामने आ सका है इस हवाले से? जी देखिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास होगा और साल 2025 का ये पहला इजलास होगा। इस इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर इस इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी 6 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी और मंजूरी देगी। कौंसिल के अगराज़ व मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुतालिका वजारतों की ब्रीफिंग होगी। और इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खिताब भी करेंगे। कई अहम फैसले इस इजलास में मुतवक्को हैं, जिनमें गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के हवाले से जो जारी और नए मंसूबे हैं उन पर गौर भी शामिल है। सही जी, ठीक है फ़हद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। मौशी सिफारतकारी के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम कौम के सामने पेश कर दिया है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP के इशारे बेहतर हुए हैं, जबकि बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। हमारी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे बड़ी तनकीद होती थी, अब ये अल्लाह ताला का खास करम है, दुनिया ने वहाँ अब मान लिया है कि हाइड्रो के बाद जो क्लीनेस्ट और सेफेस्ट एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी या सेफ एनर्जी, वो सिविल न्यूक्लियर है। आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने पीडीएम की हुकूमत के वक्त चश्मा 5 का जो मुआहदा फाइनल किया था वो हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। इंशाअल्लाह अब पाया तकमील तक पहुंचेगा। स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे, जहां आज भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1353 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। जबकि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह अबूर की थी। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील, बताइएगा, साल नौ का दूसरा दिन है, मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं? 9 का दूसरा रोज़ा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो मार्केट ने एक और हाईएस्ट लेवल पे मार्केट जो है वो पहुंच गई और मार्केट 1200 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,18,367 का मार्केट ने जो है वो हाई बनाया है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इस वक्त मेरे कैमरे में दिखाएंगे जो ट्रेड स्क्रीन है, तो हम जो करंट इंडेक्स है इस वक्त मार्केट में 899 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में और 1,17,906 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट में जो है वो हाईएस्ट लेवल पर जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट जो है वो पीछे आई है, तो हम ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो खासा पॉजिटिव है और मार्केट ने जिस तरह तवक्का जाहिर की जा रही थी कि मार्केट जो है वो साल के आगाज़ पर ही जो है वो रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब होगी, तो मार्केट में रिकॉर्ड्स बनने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। अफरात ज़र की जो शरह है वो 7 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, तो जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जो है यहाँ जो है वो सरमायाकारी का बाइस बनेगी और यही वजूहत है कि एक मरतबा फिर मार्केट्स में जो रिकॉर्ड्स। बहुत शुक्रिया आपका। कुर्रम में क़याम का मुआहदा तय पा गया है। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी है। मजहबी जमात ने कराची समेत तमाम शहरों से धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। राजा नासिर अब्बास ने दरख्वास्त की है कि मुआहदों पर फौरन अमल किया जाए। मसला कुर्रम हल की जानिब अमन कायम करने के लिए मुआहदा कर लिया गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहिदा तय पा जाने की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि बंकर्स की मसमारी और भारी हथियारों की हवालगी पर दोनों फरीकैन मुत्तफिक हो गए हैं। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। मजहबी जमात ने कराची समेत तमाम शहरों से धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तंजीम के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने दरख्वास्त की है कि मुआहिदों पर फ़ौरन अमल किया जाए। कोहाट में दोनों फरीकैन ने साइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पुरअमन तरीके से अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएंगे। मुआहिदा तय पाने के बाद कराची में कई रोज से बंद सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी से मौसमियात आने जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सोराग गोड से वाटर पंप तक का रास्ता भी ट्रैफिक के लिए अब खुला है। कराची में धरने खत्म होने के बाद शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। ट्रैफिक इस वक्त रवां दवा है। बात करेंगे खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइश चौरंगी से उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। खुरम बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप? बाकायदा तौर पर ट्रैफिक क्लियर है वहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल है? जी बिल्कुल, मज़हबी जमात की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दिए गए धरने ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो मामूल पर आ गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए थे, जिसके बाइस शहर में बदतरीन सूरत हाल थी। ट्रैफिक का निज़ाम दराम भरम हो चुका था। मरकज़ी जो धरना था वो नुमाइश चौरंगी पर था, जहाँ अब यहाँ देख सकते हैं आप तमाम रास्ते क्लियर हैं। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर ही मौजूद हूँ और तमाम आने जाने वाला ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद हैं और शहरी भी इत्मीनान से अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं। इसी तरह गुलिस्तान जौहर, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, शार फैसल, साथ ही नॉर्थ नाज़ाबाद और नाज़ाबाद गोलमर चौरंगी भी अब क्लियर है। तमाम रास्ते क्लियर हो चुके हैं और मुकम्मल ट्रैफिक जो है वो शहर में। बहुत शुक्रिया आपका।
24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। अली अमीन को इस्ताहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई है, जबकि वारंट गिरफ्तारी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मंसूख किए। वकील फैसल मलिक का कहना है कि अली अमीन मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। आपको ये बताएं कि कराची का अमन जिस जमात को सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो MQM है। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी की प्रेस टॉक, कहा कि इस शहर में 40 साल से हमें नुमाइंदगी दी गई है। जो शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं, हुकूमत को उन पर ईगल आए रखने की ज़रूरत है। दुश्मनों की ऐसी सूरत हाल पर गहरी नज़र रहती है। कराची में धरने को काफ़ी दिन हो गए, क्या हुकूमत सत्तू पी कर सो रही थी? फरीकैन की बात सुनना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान को इस शहर का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। एहतजाज हर शख्स का हक है, मगर पिछले कोई 7-10 दिनों में हमने ये सूरत हाल देखी। उस एहतजाज में जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा था, उसकी वजह से शहर कराची ने बड़ा सफ़र किया। वो तमाम लोग जो इस अमन को ख़राब करने में कहीं ना कहीं सहूलतकारी कर रहे हैं, उस पर रियासत को भी हुकूमत को भी ईगल आई रखने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत को भी जो मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी करने में बहुत देर की। भाई कल भी तो अमन मुआहदा हो गया ना, ये काम 3 महीना पहले भी हो सकता था, मगर 3 महीना पहले उनकी तरजीहात ये थी कि जो एक हुकूमत वहाँ वफाक में मौजूद है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना उन्होंने ज़्यादा मुकद्दम समझा। क्यों वहाँ की हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया? कराची में साल नौ का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज किया गया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में 2 मुलजिमान को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़रई ट्यूब वेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई है। काश्तकार अपनी दरख्वास्तें 6 जनवरी 2025 तक जमा करवा सकते हैं। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज के तहत सूबा पंजाब में 9 अरब रुपए की लागत से 8000 बिजली और डीजल से चलने वाले ज़रई ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान से किया हर वादा पूरा किया जाएगा। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़राई ट्यूब वेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2023 पर अमल दरामद के मामले पर वज़ीर तमन्नाई सरदार अवैस फ़खार लखरी ने तमाम वज़ीराए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ख़ुतूत लिखे, जिसमें बिल्डिंग कोड को अवाम और हुकूमत के मफाद में अमल दरामद कराने पर जोर दिया गया। उनका कहना था कि इमारतों में एनर्जी के गैर फ़ाल इस्तेमाल से बिलों में भी इजाफा होता है। बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन से बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। और अभी अच्छी खबर यह है कि तुर्की की ओज़िबैन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पाकिस्तान कॉर्नर का इफ्तिताह किया गया है। पाकिस्तान कॉर्नर में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक किताबें रखी गई हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी की तुर्क ज़बान में तर्जुमे को भी कॉर्नर की जीनत बनाया गया है। कॉर्नर में क़ायद आज़म डे की मुनासिबत 30 किताबों का मुंतखब मजमुआ भी पेश किया गया। पाकिस्तान कॉर्नर सकाफ़ती तफ़हीम को बढ़ाने और आलमी तबादलों को फ़रोग़ देने की एक मुश्तरका काविश है। धुंध से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट के लिए परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। तर्जुमान PIA ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि बुकिंग के बाद दुरुस्त अफ़ाल नंबर का इंदराज करवाएं। हेल्पलाइन से मुकम्मल मालूमात और डिपार्चर के लिए एयरपोर्ट पहुँचे। PIA अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन की हिफाजत को नागुज़ीर समझता है। अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की थी। बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। सानिया 9 मई के हवाले से 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। इससे पहले अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि 25 और उसके बाद फिर 60 मुजरिमान को सजाएं भी सुनाई गई थी, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की थी और अब 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में वाज़ेह माफ़ी का ऐलान किया गया। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर कर रखी थी, जबकि अब 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। जी इस
इस वक्त है। सानिया 9 मई के मुजरिमान में माफ़ी का ऐलान किया गया उनके जानिब से, साथ साथ सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। एक बड़ी और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ही काम कर रही हैं। और यही बात पहले भी बार बार कही जा रही थी कि तमाम मुजरिमों के पास जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जो जाने का, वहां पर अपनी अपील दायर करने का, ये नजर सानी की दरख्वास्त देने का हक हासिल है। और इस हवाले से ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर जो आदाद शुमार हैं वो जारी कर दी, जिसके मुताबिक जैसे आपने भी बताया कि 19 मुजरिमों की सजाएं जो हैं वो माफ कर दी गई हैं और इन मुजरिमों ने अपना हक, कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम या माफी की पटिशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन दायर की थी। 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए अरसाल किया गया, जिसमें से 19 मुजरिमों को जो पटिशन थी उनको खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, जबकि जो दीगर पटिशन हैं उनके ऊपर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही ये तमाम मुजरिम जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा भी किया जा रहा है। और दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील करने या कानून और आइन के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक या प्लेटफॉर्म्स अभी मौजूद हैं, बरकरार हैं। और ISPR ने वाज़ेह किया है कि सजाओं की माफ़ी जो है वो पाकिस्तान में एक मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम या मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम, अगर मैं बराह रास्त बात करूँ तो हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। और इससे पहले भी अप्रैल 2024 में भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर 20 मुजरिमों को रिहा जो है वो किया गया था। ISPR ने इस हवाले से 19 जो मुजरिम हैं जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उनके नाम भी जारी किए हैं। और अगर मैं नाम आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद अयाज, फिर समीउल्लाह है, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट, मोहम्मद वकास, सुफियान इदरीस, मुनीम अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद इलियास, ये वो 19 मुजरिम हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी 9 मई के वाकयात के हवाले से। लेकिन इनकी जानिब से जो अपील दायर की गई है, 48 मुजरिमों की हमने बताया कि अपील कोर्ट्स ऑफ अपील में दायर की गई थी, जिसके अंदर से ये 19 जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और उन तमाम मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। जी ठीक है, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। सानिया 9 मई के हवाले से 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की थी बताया जा रहा है, लेकिन 19 मुजरिमान की पटिशन को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। जिस तरह से जब प्रेसर की गई थी DG ISPR की जानिब से, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर वाज़ेह किया था कि तमाम तर मुजरिमान जिनके ट्रायल्स हुए हैं, जिन पर सजाएं होने जा रही हैं, उनके पास पूरा हक है। यहाँ तक कि वो मुजरिमान जिन पर सजाएं आयद कर दी गई हैं, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उनके लिए भी ये ऑप्शन हमेशा से खुला रहता है कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पूरी कानूनी टीम रख सकते हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट ऑफ अपील से भी अपील की जा सकती है। वहाँ पर फिर देखा जाता है बाकायदा तौर पर, अगर तो वाकई में कुछ ऐसे छोटे मोटे जराइम होते हैं, कुछ ऐसे मुजरिमान होते हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है, तो उनको फौरी तौर पर माफ़ करने के ऑर्डर्स जारी होते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है। इस वक्त ये खबर मौसूल हो रही है कि 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सलमान, मैं आपसे थोड़ी सी तस्दीक करवाना चाहूँगी, ये मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं या 48 या 38 हैं? जी बिल्कुल, 67 जो मुजरिम हैं मजमूई तौर पर जिन्हें सजाएं सुनाई गई थी, उनमें से 67 ने रहम की पटिशन दायर की। फिर उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस था उसमें से 48 पटिशन को, जो कि रहम की पटिशन थी, 67 में से 48 मुजरिमों की पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया और कोर्ट्स ऑफ अपील ने उनमें से 19 मुजरिमों की सजाएं जो हैं वो मंजूर की हैं। उनकी सजाएं जो है वो खत्म की हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर उनको रिहा करने का हुक्म जो है वो दिया है। वरना तो ये अबव 80 फिगर है जिन्हें मजमूई तौर पर 9 मई की केसेस में से सजाएं सुनाई गई थी। उन 80 में से आप समझ लें कि 67 ने रहम की पटिशन दायर की। उन पटिशन में से 48 को प्रोसेस के बाद कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया और कोर्ट्स ऑफ अपील ने उसमें से 19 मुजरिमों की पटिशन जो है वो खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फौरी तौर पर जो है इस वक्त फिगर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली मंजूर की हैं। जबकि जो दीगर पटिशन हैं, यानी जो 48 पटिशन टोटली दायर की गई थी, कोर्ट्स ऑफ अपील के पास भिजवाई गई थी, उनके ऊपर भी अमल दरामद मुकर्ररा कानून के मुताबिक या जो ड्यू प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। जी
अच्छा सलमान, एक तरह से तो हम जानते भी हैं और आज इसकी मिसाल भी हमने देख ली कि जो मिलिट्री कोर्ट है उस जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको हमेशा मुकद्दम रखता है। इसकी मिसाल आज कायम हो गई, लेकिन माजी में हमने देखा इन लोगों को तो भड़काया गया, इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, इनके पास माफ़ी का भी हक था जो कि माफ़ी दी गई और ISPR की जानिब से वाज़े भी किया गया कि मिलिट्री कोर्ट हमेशा इंसाफ के तकाज़ों को मुकद्दम रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज ये सब जो हुआ ये तो ठीक है, लेकिन जो मास्टर माइंड है उनको सज़ा असल होना ज़रूरी थी। जी बिल्कुल, जब भी हम बुनियादी इंसाफ के तकाज़ों की बात करते हैं, मंतक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो किसी जुर्म में शरीक होते हैं, एयानत करते हैं, उनको भी रगड़ा मिलता है, उनको भी कानून जो है उनके खिलाफ भी हरकत में आता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माशरे के अंदर अगर आपने सही मानों में इंसाफ का बोलबाला करना है, सही मानों में अगर आप इंसाफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो मास्टर माइंड या वो मंसूबा साज इन केस ऑफ 9th में जिन्होंने ये तमाम तर साजिश की, जिन्होंने तमाम तर सूरत हाल का बीज बोया और जिसके नतीजे में हालात और वाक़यात यहाँ तक पहुँचे कि लोग अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। यकीनी तौर पर लॉजिकली या इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मास्टर माइंड या उस मनसूबा साज तक भी पहुँचा जाए। और जो लास्ट DGISPR की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें उनका यही कहना था कि इंसाफ का जो प्रोसेस है वो मास्टर माइंड और मनसूबा साज को इंसाफ के कटहरे में लाने या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक जारी रहेगा। तो हमें उम्मीद रखनी है लोग जिनके जराइम की नौयत या जिनके जो आप कह लें कि काले करतूत थे उनकी शिद्दत किसी हद तक कम थी, उनको तो कोर्ट ऑफ अपील ने अभी माफ़ी का आगाज शुरू किया है, माफ़ कर दिया है 19 लोगों को। उनमें से बहुत सारे लोग आई थिंक जिनको 2-2 साल की कैद सुनाई गई थी, उनमें से तकरीबन काफ़ी जो हैं वो अपनी निस्फ से ज़्यादा सज़ा भी मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसलिए कोर्ट ऑफ अपील ने जो कि एक पाकिस्तान के मुरव्वजा आइन कानून के मुताबिक इंसाफ के रहमदिली की बुनियाद के ऊपर, बल्कि मेंशन भी किया गया कि खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की है, उन मुजरिमों को तो माफ़ कर दिया गया है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसाफ जो है ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए, एक आम शहरी के लिए या उन लोगों के लिए जो बाअसर हैं या असर रसूख रखते हैं, अगर उनके लिए जब तक बराबर नहीं होगा तो वाकई सलमान, अगर मैंने ये वाज़े समझा है, आम जहन के लिए, आम जो जहन है उनके लिए ये वाज़े कीजिएगा कि ये जो सज़ाएं जो कोई माफ़ी हुई है, जिन मुजरिमान को माफ़ी हुई है उनको माफ़ी हुई है जिनके लिए गुंजाइश मौजूद थी। देखिए ये तमाम तर, सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ही काम करती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से मावरा नहीं है, बल्कि आइन और कानून के ताबे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का कोई भी फैसला जो है वो एक मुरव्वजा कानूनी तरीक़ाकार के तहत ही चलता है। जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ हमने देखा कि एक मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ अपील है जहाँ पर ये मामले जाते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम तर मामला जो है, तमाम तर कानूनी फोरम जो है वो मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर जैसे कि आपने सवाल किया कि ये मुजरिमान जो हैं उनको माफ़ किया गया है, तो ये एक ड्यू प्रोसेस है कि 67 लोगों ने, 67 लोगों ने रहम की अपील की, जिसमें से 48 को फर्दर प्रोसेस के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया। कोर्ट्स ऑफ अपील ने उन 48 अपीलों का जायजा लेने के बाद आज जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 19 मुजरिमों की जो बकाया सजाएं थी वो माफ़ की हैं। तो 19 मुजरिमों की जो सजाएं माफ़ की गई हैं वो उनकी अपील का जायजा लेने के बाद, उनके जुर्म की नौयत का जायजा लेने के बाद जो है वो माफ़ की गई हैं। और यकीनी तौर पर ये भी पाकिस्तान के कानून और आइन का ही एक तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट किया है मिलिट्री कोर्ट ने। कोई मावरा आइन, कोई स्पेशल किसी को रियायत नहीं दी गई। आइन और कानून में जितनी गुंजाइश है उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों को माफ़ किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेंशन किया गया है ISPR की जानिब से कि खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर और दूसरा जो कानून के तकाजे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को 19 लोगों की जो बकाया सजाएं हैं वो माफ़ की गई। अच्छा सलमान, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, पहले हमने देखा कि 25 मुजरिमान, उसके बाद तकरीबन 60 के करीब मुजरिमान थे जिनको बाकायदा तौर पर सजाएं दी गई थी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये उन्हीं में से मुजरिमान हैं जिनको आज आम माफ़ी का ऐलान किया गया है, या आप ये कह दें कि बाकायदा तौर पर उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया गया है?
جی بالکل, ٹوٹل جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 25 پہلے سامنے آئے تھے اور 60 بعد میں سامنے آئے تھے, جس میں سابق وزیر اعظم کے بھانجے جو ہیں وہ سر فہرست مجرموں کے اندر شامل تھے, وہ 60 افراد کی لسٹوں میں شامل تھے. تو یہ مجموعی طور پر 85 افراد تھے جنہیں ملٹری کورٹ نے 9 مئی کے حوالے سے سزائیں سنائی تھیں. اس میں سے پھر 67 کی اپیلیں سامنے آئیں, 48 اپیلوں کو پروسیس کیا گیا اور 48 میں سے فی الوقت جو ہے وہ 19 مجرموں کی پٹیشنز جو ہیں وہ خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کر لی گئی ہیں. اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو دیگر رحم کی پٹیشنز ہیں جو کہ کورٹس آف اپیل کے اندر پہنچی ہیں, یعنی 48 پٹیشنز, ان کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ بھی ایک ٹائم لائن طے کرتا ہے, اس کے مطابق کیا جائے گا. ٹھیک ہے سلمان, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں جس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر 67 مجرمان تھے جنہوں نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھیں. 19 مجرمان کی پٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے. تو جس طرح سے قیاس آرائیاں تھیں, جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, وہ تمام تر چیزیں آج ایک بار پھر دفن ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ رحم کی اپیل کی گئی تھی, ظاہر ہے جو مجرمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہوگا کہ ان کو معاف کیا جائے, جو بھی انہوں نے کیا ہے اس پر وہ شرمسار ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر آج یہ بڑی خبر موصول ہوئی ہے. اپنے ناظرین کو یاد دلا دیں کہ 48 مجرمان کی اپیلیں تھیں, 19 کی سزائیں معاف کی گئی ہیں, جبکہ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھیں. اس سے قبل 2 راؤنڈز ہوئے تھے, 2 ایپیسوڈز ہوئے تھے, جس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ 25 مجرمان اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا 60 مجرمان پر باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اب بھی اپنے لیے جو اپنی کورٹ جو ٹیم ہے پوری وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں ان کو بھی وہ اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں, اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. یہ حق حاصل ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو ملٹری کورٹس میں بھی باقاعدہ طور پر یہ حق دیا جاتا ہے, اور باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ISPR کی جانب سے کئی مرتبہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے. پریس کانفرنس کے دوران بھی DG ISPR نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان تمام مجرمان کو جن کو سزائیں ہو گئی ہیں ان کے پاس یہ حق ہے, وہ یہ حق رکھتے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے وکیل کر سکتے ہیں, اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. سلمان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بار پھر سے ان سے بات کریں گے. سلمان بتائیے گا, جس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, اوور آل اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا, اور پھر آج جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک بار پھر سے آگاہ کیجیے گا. بیک گراؤنڈ تو اس کا بڑا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا جب ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت اپنے مضمون سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے یا شخصیت پرستی کی حد میں اس حد تک آگے چلی گئی کہ پاکستان کے عوام کو اکسایا گیا, اشتعال دلایا گیا, اور ان کی جانب سے جو ملٹری انسٹالیشن تھے, GHQ ہو, جناح ہاؤس ہو, شہداء کی یادگاریں ہوں, اور تو اور کہیں پر اگر پاکستان ایئر فورس کے پرانے طیارے جو ہیں وہ بطور یادگار نصب کیے گئے تھے, ان کے اوپر بھی لوگوں کو اکسا کر حملہ کرنے کے لیے کہا گیا. ٹارگیٹڈ یہ حملے کیے گئے, اور بہت ساری آڈیوز ویڈیوز اب سامنے آ چکی ہیں جس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کس طرح سے کارکنوں کو پلاننگ کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کب کہاں کس وقت پہنچنا ہے, کس بلڈنگ کو, کس ادارے کو اور کس مقام کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے. تو اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی کو یہ افسوسناک واقعہ ہوا. بہت سارے لوگوں کو بتدریج پھر آنے والے دنوں کے اندر حراست میں لیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیے گئے. اس دوران سپریم کورٹ کی جانب سے پابندی بھی سامنے آئی, ٹرائل روکے گئے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے دوبارہ ٹرائل کی اجازت بھی دی. اچھا سلمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی آپ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر اینالسٹ بول نیوز کے. سر باقاعدہ طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ٹرانسمیشن میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ حق ہے حاصل سب کو, یہ اپیل کی جا سکتی ہے, معافی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر 19 کی سزاؤں کو معاف کیا گیا ہے. دیکھیں معروف, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بڑی آلو برانچ آفر کی گئی ہے. یہ پہل کی گئی ان کی طرف سے کہ ٹھیک ہے بھئی, ریاست ماں ہوتی ہے, آپ نے اتنا گنونا, لیکن چلیں جو کم سے کم جن کو معافی دی جا سکتی ہے یا جن کا کیس ذرا ویک بھی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں اور ان کو معافی دے دیتے ہیں. تو یہ کہنے کا سیدھا مطلب ہے کہ اب جبکہ ایک طرف مذاکرات شروع ہو گئے, لوگوں کی توقعات ہیں کہ یہ مذاکرات PTI میں دوسرا راؤنڈ آج ہونا ہے اور حکومت کے لوگوں میں ہونا ہے, لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں چاہتی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو یہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی, کوئی PTI کے لیے نرم گوشہ نہیں ہوگا. تو اس حال تناظر میں میرا خیال
تو سب سے اہم بات ہے معروف یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، عمران خان کو، ان کے لوگوں کو، کہ دیکھیں باوجود اس بات کے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کھلواڑ کیا تھا، 9 مئی کو جس کو ساری دنیا کنڈیم کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں سوائے آپ کی پارٹی کے یا آپ کی لیڈرشپ کے، تو ہم اس میں نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو 5 پی ٹی آئی والوں نے خیر کنسیڈ کیا کہ 5 ان کی ڈیمانڈ تھی، 5 میں سے 3 ڈیمانڈ انہوں نے اپنی چھوڑ دی اور صرف 2 ڈیمانڈ پہ وہ رہ گئے. ٹھیک ہے، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 9 مئی اور 26 دسمبر جو ہے نا، 26 نومبر اس کو جو ہے نا وہ اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا اسٹرانگ میسج چلا گیا کہ بھئی اگر ہماری طرف سے یہ ہم چھوٹ دینے جا رہے ہیں آپ کو، آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ 9 مئی کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سیاسی طور پہ جو 2012 سے لے کے اب تک ملک میں عدم استحکام آپ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو چلیں ہم پہل کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جی، یہ ایک انڈیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ایک نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آج ہم آپ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں احتشام الحق صاحب خطہ کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. باقاعدہ طور پر آج دیکھا گیا ہے کہ رحم کی جنہوں نے اپیلیں دائر کی تھی، جنہوں نے درخواست ڈالی تھی، 19 مجرمان ہیں جن کی سزاؤں کو معاف کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے جی، یہ جو 19 مجرمان جن کو 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جب ان کی رحم کی پٹیشن سامنے آئی تو اس پہ بھی معافی دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایکشن ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے جو آئین اور قانون کے مطابق تھا اور بالکل شفافیت تھی، ٹرانسپیرنسی موجود تھی اس کے اندر، اور آپ کو پتا بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی اس کو کسی اور چیز سے جوڑ. آج ان کو پتا چل گیا پروپیگنڈا کرنے والوں کو کہ بے شک یہ سزائے آئی ٹی کی اجازت کے بعد دی گئی تھی، لیکن جب رحم کی پٹیشن سامنے آئی تو اسی تیزی سے فیصلہ ہوا ہے، اسی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ یہ سارے کے سارے فیصلہ ہوئے، اور ابھی ان کی 4-5 ماہ سزا باقی تھی. تو اگر یہ غیر جانبدار طور پہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس کو میک شور کیا گیا ہے. اور آپ کو اس چیز سے سمجھ آنا چاہیے کہ جو آرمی چیف ہے جنہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا ہے، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ جس طرح باقی ادارے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، آرمی چیف بھی بیسیکلی انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، اور وہ ایک انتہائی رحم دل انسان ہے، وہ پورے پاکستان فوج کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب دیکھتے ہیں ان کو انصاف کو بھی میک شور کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی میک شور کرنا ہے، اور جہاں پہ رحم دلی دکھانی ہے آرمی چیف نے وہ رحم دلی بھی دکھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بنیادوں پہ چیزیں کرنے کی کوشش کی اور سیاست سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہر چیز کو ہم سیاست سے ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو بھی سیاست میں ڈالنے کی کوشش کی. کوئی سیاست نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو جن کو سزائیں ملی ہیں ان کو سزائیں ملیں گی اور آئندہ بھی ملیں گی. قمر چیمہ صاحب لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ کوئی پہلی مثال تو ہے نہیں. 2024 اپریل کی اگر بات کریں اس میں بھی باقاعدہ طور پر عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، مجرمان کی جو سزائیں تھیں ان کو ختم کیا گیا تھا، تو پھر ایسا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے یہ پروپیگنڈا کرنا تو حق ہے دوسری جماعتوں کا، وہ ان کا کام کیا پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ؟ وہ سمجھتے ہیں ہم نے پروپیگنڈا ہی تو کرنا ہے. اور دیکھیں جو اگر آج بھی پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم جو کور کمانڈر ہے اس پہ حملہ کریں لیکن ہمارا احتساب نہ ہو، ہم ڈی ایس کیو پہ حملہ کریں ہمارا احتساب نہ ہو، ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کریں ہمارا احتساب نہ ہو، ہم پولیس والوں کو رینجر والوں کو حملہ کریں شہید کریں ہمارا احتساب نہ ہو، یہ کون سی سیاست ہے؟ اس کو سیاست کہیں گے کہ آپ جس رینجر کو شہید کر دیے، پولیس کو شہید کر دیا اور کہیں گے ہماری سیاست ہے؟ 26 نومبر کو جو دعویٰ بولا گیا تھا کیا اس میں رینجر اور پولیس کے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ اس کا انصاف نہیں لوگوں کو ملنا چاہیے؟ انصاف ایک دائرے میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں ہے؟ ہم نے کیا قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے؟ اگر رینجر کے لوگوں کو اور پولیس کے لوگوں کو اور عام آدمی کی پراپرٹی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو اس ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نظام چلے گا ٹرانسپیرنسی پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، فیئر پلے پہ، اور یہ جس طرح آرمی چیف نے آج معاف کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی چلے گا اور چل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی
मुल्क के जो अफरा तफरी और क्यास फैलाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ ये इसमें एक मैसेज चला गया और मैसेज बड़ा क्लियर है। और मैसेज ये है कि आपको अकाउंटेबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा और जिन लोगों की सजाएं कम है उनको आर्मी चीफ ने आज माफ भी कर दिया और बिल्कुल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने माफ किया। मैं समझता हूँ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना व्यू दे रहे थे इस हवाले से। अहम खबर इस वक्त आई है, अपने नाजरीन को बता दें एक मरतबा फिर से कि 48 मुजरिमान की अपीलें थी बाकायदा तौर पर, जिनमें से 19 की सज़ाओं को माफ़ किया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं जिन्होंने रहम की पटिशन्स दायर की थी और बाकायदा तौर पर यह वाज़े किया गया है कि जो मुजरिमान की पटिशन्स हैं उनको इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। इससे कबल भी इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जो हमारी तारीख़ है उसको अगर देखा जाए तो इस तरह के बड़े सारे फैसले हमारे सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा फैसला आज भी हमने देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।